तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगली इस शहर को देखता है और 1 साल तक ये ट्रैवल करते रहता है। और खास करके वो जो आइस स्कल्पचर बनाने की टेक्निक थी, ये उसे सीखना चाहता था। अब आगे वांगली इस दौरान एक छोटे से शहर को चुन लेता है और ये सोच रहा था अगर ये आइस स्कल्पचर भी सीख ले तो इसके जो टेक्निक्स हैं उसमें एक और तर्कश शामिल हो सकता है। और वांगली, जैसे कि मैंने बताया था, अब यहाँ पे जो भी शहर रहते हैं उन्हें कल्टीवेटर, पावरफुल कल्टीवेटर कंट्रोल करता है। तो यहाँ वाला कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में था। तो इसका जो आइस टावर भी था वो बस 11 माले का था। और वांगलिंग जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसको ठिकाने लगा देता है और उसकी पूरी मेमोरीज भी अपने सोल डिवोर टेक्निक से चुरा लेता है और इसे मारता नहीं है, एक फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है। और वांगलिंग को इसकी मेमोरीज के थ्रू बहुत सी चीज़ें पता चलती है कि ये जो जूयू कंट्री है, यहाँ की जीनियस का नाम रेड बटरफ्लाई है और वो सुजाकू के कल्टीवेटर के साथ यहाँ से जा चुकी है। और साथ में जो 7 वो ग्रैंड एल्डर थे और कुछ और 13 पावरफुल कल्टीवेटर थे, वो भी जा चुके थे कुछ पावर वगैरह लेने के लिए सुजाकू में, क्योंकि इस तरह से ये लोग अपने जूयू कंट्री को रैंक 5 का कंट्री बना सकते थे। इधर वांगलिंग इसके पूरी मेमोरीज को देख चुका था कि जूयू कंट्री वाले प्लान क्या कर रहे हैं। अब ये टावर से बाहर निकलता है, इसके सामने 2 फाउंडेशन लेवल के एक लड़का और एक लड़की आते हैं। और क्योंकि ये एकदम हूबहू उस बंदे के जैसा चेहरा बना चुका था, तो वो इसे मास्टर कह के बुलाते हैं। और इनमें जो छोटी थी, उसके साथ जिस बंदे को वांगलिंग ने अभी इस ट्रैप में किया है, उसका चक्कर भी चलता था। मतलब मास्टर और डिसाइपल के बीच में ये काफ़ी गलत चीज़ माना जाता है। हमारे यहाँ तो माना ही जाता है, चाइना में भी। अब वांगलिंग भी हाथ ऐसे पीछे करके इनसे पूछता है, क्या कोई नया आइस एम्ब्रायोज आया है क्या? इसी को हम आइस स्कल्पचर भी कहते हैं। अब सेकंड डिसाइपल जो था वो बताता है कि हाँ मास्टर, 2 आए हुए हैं। और वांगलिंग उस बंदे की मेमोरीज से पूरे इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। तो ये डिसाइपल्स को अपने कहता है कि मैं भी तुम्हारे टेक्निक्स फिर देखना चाहूँगा, क्योंकि जूयू कल्टीवेटर्स हमेशा से कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे। अभी जो दूसरा डिसाइपल था, ये अपने बैग में से एक आइस स्कल्पचर बाहर निकालता है। अब ये डिसाइपल जो था, ये अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है और एक बॉल ऑफ ब्लड इस स्कल्पचर की तरफ बढ़ा देता है। अब इसका ये जो ब्लड था उस स्कल्पचर में मर्ज होने लगता है। और जैसे जैसे मानो ये ब्लड डाल रहा था, जो आइस स्कल्पचर था, अपन इसको मूर्ति बोलेंगे बर्फ़ की, ये बर्फ़ की मूर्ति में मानो ऐसे नसें जैसी दिखने लगती है। और वांगलिंग इन चीज़ों को देखकर इस टेक्निक को और अच्छा समझने लगता है। यानी कि इसे पूरी तरह से कल्टीवेट करने के लिए 9 नसें इसमें उगानी पड़ती है और ये बंदा वांगलिंग के सामने वही कर रहा था। अब इस दौरान वो जो लड़की थी, फीमेल डिसाइपल, वो वांगलिंग की तरफ आती, आंखों से इशारा करती कि मास्टर, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, कृपया आज रात को मुझे कुछ सिखाइए। वांगलिंग इस दौरान कहता है, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। अब फीमेल डिसाइपल भी कहती है, यहीं पे बात करें उस चीज़ के बारे में। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है, पर तभी इसे याद आता है कि भाई इनका तो अलग खेला है, इसका दूसरा मीनिंग होगा। अब इधर ये जो फीमेल डिसाइपल थी, इसका चेहरा और ज़्यादा लाल हो जाता है। और फीमेल डिसाइपल जो थी, इसका कपड़ा अपने आप साइड का थोड़ा सा गिर जाता है, पर वांगलिंग तुरंत इसे ढक देता है और एक कोल्ड ऑरा इसकी बॉडी से बाहर निकलती है। अब ये लड़की थोड़ी डर जाती है, इसे समझ में नहीं आता है इसके मास्टर गुस्सा क्यों हो गए। इधर वो जो दूसरा डिसाइपल था, वो जो नसें उगा रहा था उनमें लगा हुआ था और फाइनली 9 नसों को उस बर्फ की मूर्ति में ये उगा देता है। पर आखिरी में यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और ये डिसाइपल काफ़ी दूर जाके गिरता है और ये फिर से कहता है कि टीचर मुझे माफ़ करना, मैं फिर से फेल हो गया। अब वांगलिंग जिस बंदे को इसने ट्रैप किया था उसकी मेमोरीज को फिर से सर्च करता है कि स्कल्पचर को मोबिलाइज कैसे करते हैं मिलने के बाद। पर इसी दौरान वांगलिंग की तरफ एक स्वॉर्ड जो था काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और एक बंदा इसके ऊपर था, इस तलवार के ऊपर, जो कि दिखने में काफ़ी यंग था। अब जो फीमेल डिसाइपल थी, ये भी काफ़ी खुश हो जाती है कि सीनियर ब्रदर फिर आ गए, क्योंकि ये फर्स्ट डिसाइपल था उस ट्रैप्ड बंदे का। और इस बंदे का जो पावर लेवल था फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर था, यानी अब ये जल्द ही कोर फॉर्मेशन पे जाने वाला था। अब ये बंदा भी आते ही वांगली को ग्रीट करता है अपना टीचर समझ के और ये बताता है कि मैं काफ़ी लकी था, वो जो 4 सेक्टर अलायंस के कुछ लोग छिपे हुए थे, मुझे उनका लोकेशन मिल गया। वांगलिंग एकदम शांत से कहता है कि मुझे ले चलो। एल्डेस्ट डिसाइपल भी थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि नॉर्मली इसके मास्टर इन सब चीज़ों में आगे नहीं जाते थे, पर फिलहाल ये मान लेता है। अब बाकी भी जो 2 डिसाइपल्स थे वो इन्हें फॉलो कर लेते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद ये जो एल्डेस्ट डिसाइपल था एक माउंटेन की तरफ इशारा करता है और वो बताता है कि यहीं पर कहीं गुफा में शायद वो लोग छिपे हुए हैं, माउंटेन के आसपास। और इन्हें ये इन तीनों को वेट करने को कहता है और आगे बढ़ता है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से अंदर में 2 सोल्स को फील करता है। बाहर में रेस्ट्रिक्शन था, उसमें से एक जो सोल था वो कोर फॉर्मेशन लेवल पे था, पर दूसरा दूसरा काफ़ी वियर्ड था। कभी उसका पावर लेवल
कोर फॉर्मेशन पे होता तो कभी नासेंट सोल, तो कभी कभी सोल फॉर्मेशन पे भी। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था कि वो सोल काफ़ी अनस्टेबल है, यानी कि ख़त्म होने वाला है। अब वांगलिंग उस रेस्ट्रिक्शन की तरफ आगे बढ़ता है और रेस्ट्रिक्शंस इसे रोक कहाँ सकते थे। इधर वांगलिंग की तरफ एक स्वॉर्ड ऑरा काफ़ी तेजी से बढ़ती है और वांगलिंग इस दौरान लाइफ बोलता है और ऑरा काफ़ी मिस्टीरियस थी, जो कि शायद इसके डोमेन के समान होगी। इसके आसपास इकट्ठा हो जाती और जो भी तलवारें थी इन्हें बीच में ही रोक देता है। अब वांगलिंग की नज़र उस यंग मैन पे पड़ती है और उसके नीचे यानी बगल में बर्फ का एक मानो बेड हो, उस पर एक ओल्ड मैन सोए हुए थे, जिनकी ऑरा फ्लिकर कर रही थी। यही वो थे जिनकी ऑरा खत्म हो रही थी। अब ये जो यंग मैन था वो बोलता है गुस्से में वांगलिंग की तरफ कि तुम लोगों ने हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे लोगों को मार दिया, अब क्या हमें भी मारना चाहते हो? लेकिन कोई ना कोई एक दिन आएगा जो कि तुम्हारे जूयू कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब वांगलिंग इस बच्चे पर ध्यान भी नहीं देता है, यानी यंग मैन पर, उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है। अब ये बच्चा वांगलिंग को ब्लॉक करता है कि मुझे मार दो पर मेरे मास्टर को नहीं। वैसे भी मैं वाटर इंक सेक्ट का जूनियर सेक्ट हेड हूँ, तो तुम्हें काफ़ी रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। अब इसकी बातें सुनकर वांगलिंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और इससे पूछता है तुम क्यों मरना चाहते हो अपने मास्टर के बदले। अब ये बच्चा थोड़ी देर शांत रहता है और बोलता है, बच्चा बोलना गलत होगा, यंग मैन, कि मास्टर मास्टर तो पहले ही जा सकते थे, वो तो मुझे बचाने में यहाँ पर फंस गया। पर तभी पीछे से ओल्ड मैन बोलते कि हुआ नेर, खड़े हो जाओ, ये बंदा जूयू कल्टीवेटर नहीं है। और ओल्ड मैन इस दौरान अपनी आंखें खोल चुके थे। अब ये सुन करके यंग मैन भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी खुश था कि मास्टर आप जाग गए। अब वांगलिंग भी इन ओल्ड मैन को, जो कि वाटर इंसेक्ट के कोई सीनियर होंगे, ग्रीट करता है। अब वांगलिंग का जो लाइफ और डेथ हो रहा था वो पहले से स्ट्रांग हो चुका था, तो ये फील कर सकता था कि ओल्ड मैन अब मरने वाले हैं। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, मैं तो तुम्हें ग्रीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना इंजर्ड हूँ। उम्मीद है तुम मुझे माफ़ करोगे। तुम आए यहाँ पर क्यों हो? अब वांगलिंग इन्हें बताता है कि आप जहाँ पर छिपे हो इसके बारे में ज़ोयू के लोगों को पता चल गया, तो आप यहाँ से चले जाओ। और वांगलिंग इस दौरान कुछ पिल्स इनकी तरफ उछाल देता है। ये जो पिल देता है बोलता है कि आप रिकवर तो नहीं होगे, लेकिन ये आपको अच्छा खासा समय दे देगा और शायद फ्यूचर में आप रिकवर कर जाओ, आपका कल्टीवेशन भी वापस आ जाए। ओल्ड मैन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि पिल थैंक्स उसके लिए, पर तुम जानते हो मैं यहाँ से अगर चाहता तो कब का भाग गया होता। अभी भी मैं भाग सकता हूँ, पर जानना चाहोगे कि मैं क्यों नहीं गया? थोड़ा सा मेरा कल्टीवेशन ही वेस्ट होता ना और ज़्यादा इंजरीज होती, पर भाग तो सकता था मैं। वांगलिंग इनकी तरफ देखता है कि क्यों। अब ये बोलते हैं क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ मैं जन्मा हूँ, तो यही मैं मरना चाहूँगा। वांगलिंग अब यहाँ से पलट के जाने लगता है। ये तो इन्हें बचाना चाहता था, पर ये भी जिद्दी थे। अब ओल्ड मैन भी इस दौरान वांगलिंग को एक ट्रेजर देते हैं क्योंकि इसने इन्हें पिल्स दिया था, जो कि पंखा था बेसिकली। ये फैन को वांगलिंग पहचान जाता है, ये वही वुमेन ने यूज़ किया था जब फोर सेक्टर अलायंस वालों ने उस पर अटैक किया था। ये वही वुमेन थी जो कि रेड बटरफ्लाई की जगह पहले आई थी। और वांगलिंग इन ओल्ड मैन को भी पहचान जाता है क्योंकि इनका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में था और उस वुमेन से फाइट करने वालों में से ये भी एक थे। अब वांगलिंग यहाँ से अपने उन तीनों डिसाइपल्स, जो कि इसके थे नहीं, उन्हें लेकर निकल जाता है। अब ओल्ड मैन देखते कि वांगलिंग चला गया तो इस यंग मैन को कुछ पिल्स वही दे देते जो कि वांगलिंग ने दिया था और कहते हैं कि फ्यूचर में तुमको खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इस बंदे को इस फॉर्मेशन से बाहर निकाल देते हैं। अब यंग मैन चिल्लाता है कि मास्टर। ओल्ड मैन भी हंसते हैं और ये जो वांगलिंग ने पिल्स दिया था उसे खा लेते हैं। अब इनका जो पावर था, जो उस लेवल पे पहले हुआ करते थे, उस लेवल पे पहुंच जाता है, बट टेम्प्रोरी रूप से। और इनका एक ही इरादा था कि चाहिए मरे, पर लेकिन इस जगह को तबाह तो करके जाएंगे। पूरी पुरानी मेमोरीज इनकी ताज़ा होने लगती है। मानो एक गाना सा बजने लगता है कि दरवाज़ा खिड़की खोलना और सूर्य की किरणें देखना, ये तो एक सपना ही रह जाएगा। अब ये जो यंग मैन था अपने मास्टर को ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं चेन हुआन, मैं तो जा रहा हूँ, पर जूयू को वापस जब आऊँगा तो पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। इधर वांगलिंग वापस तो लौटा था, पर ये खुश नहीं था। और वांगलिंग को इस समय तक लाइफ और डेथ के बारे में एक और चीज़ पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, मृत्यु क्या है। यही प्रश्न इसके दिमाग में चल रहा था। और उस तरफ वो जो सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के मास्टर थे, एक आइस टावर पे जाके टकरा जाते हैं। एक्सप्लोजन काफ़ी खतरनाक था और जूयू कंट्री के जो कई सारे सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स थे वो मारे जाते हैं। समय बीतता है, एक साल और निकल जाते हैं और वांगलिंग बस लाइफ और डेथ डोमेन के बारे में सोचते रहता है। समझ तो इसकी बढ़ रही थी। इसे याद आता है कि पहाड़ को पहाड़ की तरह देखना, नदी को नदी की तरह देखना, पर लेकिन इसे एक चीज़ और समझ में आता है कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे नदी कभी नदी नहीं होती, वो धोखा भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हम फील करते हैं पर उसे टच नहीं कर पाते, जैसे हवा। और इस दौरान ऐसा समय बीतते जाता है, 2 साल और निकल जाते हैं। वांगलिंग का प्रोग्रेस तो हो रहा था, अब ये आइस स्कल्पचर्स भी बर्फ के पुतले यानी बनाने लगा था। और जितनी ज़्यादा उसमें नसें बनाओगे उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा।
और वांगलिंग को ये जो टेक्निक था काफ़ी खतरनाक भी लगता है, क्योंकि इसमें तरीका बहुत गलत था। 3 साल वांगलिंग इस शहर में रह चुका था। 1 साल इसने यहाँ पर ट्रैवल किया था, यानी 4 साल इधर जुयू के आसपास ये बिता लेता है। 10 साल इसने जो बोला था कि उस समय तक ये सोल फॉर्मेशन में पहुंचेगा, उसमें बस अब 1 साल बचते हैं। और इसे लग रहा था कि अब ये सोल फॉर्मेशन के और करीब है। अब ये सोच रहा था क्या ये सोल फॉर्मेशन पे पहुंचेगा तो आसमान में डिवाइन रेट्रीब्यूशन यानी बिजलियां क्या कड़केंगी, क्योंकि इसे अब डर लगता था कि जब ये सोल फॉर्मेशन पे पहुंचेगा तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। इसलिए वांग ली एक दिन डिसाइड करता है और आइस टावर से निकल जाता है। और इसी समय तक वो जो 13 कल्टीवेटर सुजाकू गए थे जुयू कंट्री के, वो भी अब वापस आ गए थे। और इनमें से एक बंदा इनका सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे जा चुका था। और वांगलिंग ने जिस बंदे को ट्रैप किया था उसे भी ये आज़ाद कर देता है। और वांगलिंग भी यहाँ से जाओ कंट्री की तरफ बढ़ता है जहाँ पर ये पैदा हुआ था, क्योंकि उस कंट्री में ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं थे, तो लोकेशन काफ़ी रिमोट है। दूसरा भी जगह था सी ऑफ डेविल्स के आसपास, जहाँ पर एक वुमेन इसका वेट कर रही थी। पर जाने से पहले यह डानयू की तरफ जाता है और चेक करता है। डानयू अब एक नया दुकान खोल चुका था और इसकी वाइफ एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। जाने से पहले वांगलिंग डानयू की वाइफ में हल्का सा स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ देता है, ताकि दोनों अच्छे से पैदा हो, यानी बच्चा जो भी होगा और ये वुमेन भी सेफ रहेगी, क्योंकि वांगलिंग जान चुका था कि पेट में कौन है, एक बच्ची थी। पर डानयू की इन चीज़ें पता नहीं चलती, क्योंकि वांगलिंग इससे फेस टू फेस नहीं मिलता है। अब वांगलिंग 40 साल पहले जाओ की तरफ से वापस आया था और 40 साल बाद अब उसी तरफ बढ़ रहा है। जब वहां से निकला था तो ये नासेंट सोल के लिए निकला था, के बाद निकला था। अब ये जा रहा है तो सोल फॉर्मेशन के करीब था। और फिलहाल ये एंशिएंट ट्रांसफर एरे यूज करता है ताकि जल्दी से पहुंच पाए। रास्ते में बारिश होती है और वांगलिंग खुद को ढकता भी नहीं है, बारिश के मजे लेता है और लोगों की आवाजें सुनता है जो कि थोड़ा गाली दे रहे थे, यार ये बारिश शुरू हो जाता है तो रुकता नहीं है। और ये लोग बात करते हैं कि आगे में एक टेम्पल है, चलो वहीं जाके रुकते हैं। अब ये 5 इंसान थे जो कि इस समय मस्त गप हाँक रहे थे, आग भी जला लेते और मजे ले रहे थे। वांगलिंग भी यहाँ पर रुका हुआ था। अब ये जैसे आगे बढ़ता है इसकी नज़र जंगल की तरफ पड़ती, क्योंकि वहाँ पर इसे एक बंदा दिखता है। इसके बाल बड़े थे और लंबे लंबे पाँव लेकर वो मंदिर की तरफ ही बढ़ रहा था। हालांकि ये धीरे चल रहा था, लेकिन पलक झपकते वांगलिंग के करीब था। अब ये बंदा भी वांगलिंग के करीब आके बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं एक कल्टीवेटर से यहाँ पर मिलूंगा। मेरा नाम मोजी है, तुम्हारा? वांगलिंग शांत था पर चौकन्ना भी, क्योंकि ये बंदा स्ट्रेंज था। क्योंकि वांगलिंग ने इससे एकदम स्पिरिचुअल एनर्जी फील ही नहीं किया था, ये इंसानों के जैसा लग रहा था। और वांगलिंग भी अपनी ऑरा रिलीज नहीं कर रहा था। ये इसे पहचान कैसे गया कि ये इंसान नहीं है, इंसान तो है पर एक कल्टीवेटर भी है। वांगलिंग बस सीधा बोलता है कि मैं बस पहाड़ों से हूँ, कोई नाम नहीं है मेरा, मुझे तुम डानियो बुला सकते हो। अब ये बंदा भी बोलता है, क्यों नहीं ब्रदर, हम बैठ के बात करें। वांगलिंग भी मान जाता है और दोनों मस्त वाइन पीने लगते हैं। अब इस दौरान ये बोलता है कि ब्रदर डानियो, आपका कल्टीवेशन बहुत हाई है, मुझे लग रहा है आप डोमेन लेवल के काफ़ी करीब हो। वांगलिंग और चौंक जाता है, पर वांगलिंग इस क्वेश्चन को डॉज कर जाता है, जवाब नहीं देता है। अब इस दौरान वो जो 4-5 बंदे बैठे थे उनमें से एक बोलता है कि भाई तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या डोमेन, क्या तुम दोनों पागल हो? अब ये जो बंदा मोजी था ये स्माइल करता है और हंस के कहता है, क्रेजी तो हम हैं। अब ऐसा जवाब देता है कि उनको और नहीं समझ में आता है। वो लोग कहते हैं यार ये सच में पागल है। अब वांगलिंग भी कहता है इससे कि भाई तुम्हारे वर्ड्स काफ़ी मिस्टीरियस हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। पर मोजी अचानक से कंफ्यूज सा हो जाता है और वांगलिंग की तरफ देखकर कहता है कि हम कहाँ पर हैं। वांगलिंग भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या बात कर रहा है। अब वो जो भी बंदे थे वो भी चौंक जाते हैं कि भाई ये बंदा पागल है। मोजी बिन अपना नाम भूल जाता है, फिर इसे याद आता है कि इसका नाम मोजी है। ये वांगलिंग से फिर से पूछता है। वांगलिंग इसको अपना नाम डानियो बताता है। फिलहाल ये दोनों बारिश की तरफ देखते हैं और मोजी बारिश की भी तारीफ करता है कि यही तो जिंदगी का रस है। वांगलिंग भी आसमान की तरफ देखता है। बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, तो इसको भी थोड़ा अलग लगता है, ध्यान से देख रहा था। आग भी चल रहा था और वांगलिंग को फिर से वही प्रश्न आता है कि लाइफ क्या है। मोजी फायर की तरफ देखता है और कहता है आग ही तो लाइफ है, द फायर इज लाइफ। वांगलिंग पूछता है क्यों? मोजी स्माइल करता है, कहता है मुझे भी नहीं पता, बट मुझे लगता है कि यही लाइफ है, क्योंकि मैंने इंसानों को सुना है, मॉर्टल्स को, कि वो बोलते हैं लिव फायर लिव फायर। तो मुझे लगता है कि मॉर्टल्स ऐसा बोलते हैं तो कुछ होगा। अब वो जो 5 बंदे बैठे थे वो बोलते हैं यार ये दोनों पागल हैं भाई। पर वांगलिंग को कुछ समझ में आ जाता है कि फायर ही लाइफ है। फिर वांगलिंग पूछता है कि डेथ क्या है। पर मोजी फिर से कंफ्यूज होता है, इसकी याददाश्त का शायद प्रॉब्लम है। ये बोलता है कि हम कहाँ पर हैं और हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पर जब तक कि कुछ बोलता, वो जो बंदा था उधर 5 बैठे उनमें से एक बोलता है कि ये बंदा तुमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज डेथ। मोजी वांगलिंग से क्षमा मांगता है और कहता है कि आपको मेरा नाम तो पता है, आपका नाम क्या है? वांगलिंग जब से कुछ बोल पाता तब तक दूसरा बंदा जो उधर 5 के ग्रुप में से था वो बोलता है इसका नाम डानियो है। मोजी फिर से वांगलिंग से क्षमा मांगता है
और बताता है कि जब से मैंने डोमेन पावर हासिल किया मेरा मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आप मुझे माफ़ करना। वांगलिंग भी शॉक्ड था और फाइनली पूछता है कि आपका डोमेन का नाम क्या है। मतलब लोग बताते नहीं है ना कि कौन सा उनका डोमेन है, पर वांगलिंग डायरेक्टली पूछ लेता है और मोजी फाइनली रिप्लाई करता है, फॉरगेट डोमेन, मतलब भूलने वाला डोमेन। पर तभी उधर जो 5 बंदे बैठे थे उन्हें भी मजा आ रहा था, तो वो उनमें से एक बोलता है, अरे भाई तुमने बताया नहीं कि मृत्यु क्या है। अब मोजी कंफ्यूज था, फिर भी बोलता है कि मर जाना ही डेथ है, या भूल जाना भी मृत्यु है, या दिल का भी मरना भी मृत्यु है। और वांगलिंग जो कि कंफ्यूज था, इसके दिमाग में जो कंफ्यूजन था लाइफ और डेथ को लेकर, वो मानो अब हटने लगता है कि मरना ही मृत्यु है और भूलना ही मतलब दिल का खत्म हो जाना है। मतलब आपको दर्द कब तक होता है? जब तक दिल है भाई। और जब दिल पत्थर का हो जाता है तो दर्द भी नहीं होता है। उसे बोलते हैं सख्त लौंडा। ये मेरी तरफ से था। मानो मूजी एक बुद्धिमान बंदा हो और वांगलिंग इसकी बातों को समझ रहा हो, और मूजी और ज्ञान देता है कि जैसे ये बारिश की बूंद है, ये एक घड़े में इकट्ठा हो रही है, ये जिंदगी है। कल पानी नहीं बरसेगा तो वो मृत्यु है, मतलब घड़े में पानी नहीं होगा तो मृत्यु है। पानी अगर बह रहा है तो जिंदा है, रुका हुआ है तो मतलब मृत्यु है, वो डेथ है। अब वो इशारा करता है उन लोगों की तरफ कि आज ये मजे कर रहे हैं, गुस्सा है, दुखी है, खुश है, ये जिंदा है। फ्यूचर में ये मजे नहीं कर पाएंगे, गुस्सा नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं होंगे, तो मृत्यु के समान ही है ना वो। समझ रहे हो गाइस? यही जिंदगी भी है। जियो और जीने दो, मजे करो भाई, इमोशंस बयां करो, बट हिसाब से पेशाब करो। ये मेरी तरफ से डायलॉग था। अब एक चीज़ और ये बोलता है कि यहाँ पे ये टेम्पल है, यहाँ पे एक गॉड का मूर्ति था, तब तक ये जगह जिंदा थी, बट आज नहीं है, तो ये जगह वीरान है, मृत्यु के समान है। और इशारा करता है ये कि देखो बारिश की बूंदें हेवन से आ रही, मतलब बादल से आ रही, तब तक तो वो जिंदा थी, पर धरती पे आके वो बेजान है, मृत्यु के समान है। वांगली एकदम खतरनाक अलग इमोशंस थे अभी इसके, और मानो मोजी को ये रेस्पेक्ट दे रहा हो। मोजी भी स्माइल करता है, और डानियो को यानी कि अपने वांगलिंग को मोजी स्माइल करके कहता है, या तो तुम समझोगे या तो नहीं, बट इंसान को अपना लिमिट जानना चाहिए, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। वांगलिंग भी बारिश की तरफ देखता है, स्माइल करता है। उधर वो जो बंदे थे जो आग के पास बैठे थे वो तो कंफ्यूज थे कि भाई क्या चल रहा है। अब वो जो मोजी था शायद यहाँ से निकलने लगता है। अब वो जो 5 बंदे थे वांगलिंग से पूछते कि वो क्या बोल रहा था। वांगलिंग बोलता है कि तुम समझ नहीं पाओगे, और वांगलिंग भी यहाँ से निकल जाता है। निकलते समय भी ये ऊपर की तरफ देखता है कि बारिश के बूंदे जिंदा है, जमीन पे आई खत्म। यही है लाइफ और डेथ। फायर लाइफ है, डेथ मतलब मर जाना है। ये सब चीज़ें इसके दिमाग में चलती है। दिल जिंदा है, अगर ये मर गया मतलब तुम किसी को भूल चुके हो। पर वांगलिंग की जब समझ थी लाइफ और डेथ की, वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और ये चाहे अभी तो आराम से सोल फॉर्मेशन पे पहुंच सकता है, पर ये जल्दीबाजी नहीं करता है। और वांगलिंग अब जो मोजी जो था उसके बारे में भी समझ चुका था कि वो जीनियस बंदा है। उसका जो डोमेन है उसका नाम है हार्ट का मृत्यु, यानी कि चीज़ों को भूल जाना। और कहा यह जाता है कि जब बंदा सोल फॉर्मेशन पे पहुंच जाता है तो ज़्यादा पावर अपने माइंड पे फोकस करता है, ताकि वो हेवेंस की एनर्जी को ज़्यादा समझ पाए, पावर को ज़्यादा कंट्रोल कर पाए। और वांगलिंग किसी के सोल फॉर्मेशन डोमेन को कॉपी नहीं करना चाहता था, नहीं तो ये कब का पहुंच चुका होता। इसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना डोमेन बनाना था। पहला मेथड ज़्यादा इजी है कि लोगों को कॉपी कर लो, कि वो कौन सा डोमेन फॉलो कर रहे हैं उनसे सीख लो और समझ लो। बट दूसरा, आप खुद का पाथ बनाते हो तो उसको मुश्किल है मास्टर करना, पर मास्टर कर लोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। अब वांगलिंग ट्रैवल करते करते एक एरे के करीब पहुंचता है। 1 महीना और निकल जाता है और वांगलिंग फाइनली जाओ कंट्री के पास पहुंच चुका था। यहाँ पे बहुत सारे सेक्ट अब तो बंद भी हो चुके थे वांगलिंग की तबाही की वजह से, क्योंकि इसने बहुत सारे नास एंड सोल कल्टिवेटर्स को मारा भी था। और वो जो हेवंस टावर था, जो वहाँ का गार्जियन था, उससे भी तो वांगलिंग ने निपटा ही दिया था अगर वो भागता नहीं तो फिलहाल वो जगह भी खाली ही था। अब वांगलिंग हेंग्यू सेक्ट की तरफ जाता है, जहाँ पर अब जुआन डाओ सेक्ट हुआ करता है। और वांगलिंग पलक झपकते जुआन डाओ सेक्ट के जो बैक माउंटेन था वहाँ पे पहुँचता है। यहीं पर इसने बहुत पहले कल्टीवेट भी किया था 4 साल तक, और उसी केव में जाता है। और यहाँ पर इसे इसकी पुरानी यादें ताज़ा भी होती हैं, और फिलहाल ये कल्टीवेट करने बैठ जाता है। वांगलिंग की जो बॉडी थी, समय 10 दिन बीते थे, 2 भागों में बढ़ जाती है। ओरिजिनल बॉडी भी बाहर आ चुकी थी। ओरिजिनल बॉडी का कल्टीवेशन अभी भी कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज में ही था, क्योंकि जी रियल इवॉल्व नहीं हो पा रहा था। इसका जो अवतार था वो सोल फॉर्मेशन के अब करीब था। अवतार जो कि 30 सालों में गायब हो सकता था, बट इसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका था, तो वो लिमिटेशन भी खत्म था, यानी कि इसका अवतार हमेशा के लिए जिंदा है। और वांगलिंग इसलिए अपनी दोनों बॉडी को अलग करता है ताकि सोल फॉर्मेशन में दिक्कत ना आए। अब दोनों बॉडीज एक साथ बैठती है और ये कुछ हैंड सील्स बनाते हैं। अब इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी, इसके कल्टीवेशन को ये खत्म करने वाला था। ओरिजिनल बॉडी को अब कुछ पेन भी होता है,
ओरिजिनल बॉडी के अंदर से कुछ रेड बीट्स ये बाहर निकालता है। ओरिजिनल बॉडी का कल्टीवेशन अब गिरना शुरू होता है और ये काफ़ी बूढ़ी लगने लगती है। 10 दिन और बीत चुके थे और पावर लेवल कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में आ चुका था। अभी जो ब्लड बाहर निकल रहा था ये मानो एक अंगूठी के जैसा बनने लगता है। अब फाइनली ये ओरिजिनल बॉडी का जो कोर था उसे भी तोड़ देता है और इस समय इसका जो अवतार था ओरिजिनल बॉडी को कंट्रोल करता है और जो ब्लास्ट था कोर का उससे अवतार जो था अपने फिंगर पे कंडेंस करने लगता है। ओरिजिनल बॉडी और कमजोर हो चुकी थी। अब वांगलिंग का जो पावर लेवल था फाउंडेशन के स्टैब्लिशमेंट लेवल पे आ चुका था। अवतार इसका और ज़्यादा फोकस करता है और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता है। ओरिजिनल बॉडी का कल्टीवेशन की कंडेंसेशन के 14th लेयर 13th लेयर करते करते फर्स्ट लेयर पे आ जाता है। यानी कि जो ओरिजिनल बॉडी का जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी था वो पूरी तरह से निकाल लेता है। ओरिजिनल बॉडी जमीन के सहारे ऐसा टिक जाती है और काफ़ी तेजी से सांस लेने लगती है, पर आंखों में अभी भी वो रेड लाइटनिंग चमक रहा था। अवतार भी एक गहरी सांस लेता है और इस समय अपने फिंगर को ओरिजिनल बॉडी जो थी उसके दोनों आंखों के बीच का जो भाव होता है वहां पे फोकस करता है और उसके अंदर से एक रेड लाइटनिंग बाहर निकलता है और ये जो रेड लाइटनिंग था यहाँ से भागने को देखता है, पर वांगलिंग इसे ट्रैप कर लेता है और इससे फिलहाल बैग ऑफ अपने होल्डिंग में यानी बैग में रख लेता है। ये था जी रियल्म का ब्लड पावर। वांगलिंग ये इसलिए करता है ताकि इसकी बॉडी में जो ओरिजिनल बॉडी में जी रियल्म का पावर है उसे पूरी तरह से बाहर निकल पाए, ताकि अब ये नया रास्ता अपनाएगा कल्टीवेशन के लिए और जी रियल्म को एक ट्रेजर के रूप में अब यूज करेगा। अब जो वांगलिंग का अवतार था वो जो ओरिजिनल बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे वापस करना शुरू करता है क्योंकि जी रियल्म अब अलग हो चुका है। पर अब जो ओरिजिनल बॉडी थी इस ऑरा को एंशिएंट गॉड टैक्टिक को यूज करके एब्जॉर्ब करती है, तो फिजिकल बॉडी का पावर ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि बोन्स बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और स्पिरिचुअल एनर्जी का कल्टीवेशन ये बिल्कुल नहीं करता है। यानी इसका ओरिजिनल बॉडी एक अलग रास्ता ले चुका है और इसका जो अवतार है वो एक अलग रास्ता। ओरिजिनल बॉडी अब बस बॉडी पर फोकस करेगी, एंशिएंट गॉड वाले को फॉलो करेगी। यानी कि बॉडी बड़ी होती जाएगी समय के साथ, इवन प्लेनेट से भी बड़ी। और ये जो अवतार है ये स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट करेगा, हेवेंस के पाथ को चलेगा और जब इन्हें फ्यूचर में फ्यूज करेगा तब तो क्या ही पावरफुल बनेगा ये। ओरिजिनल बॉडी वांगलिंग के इतनी पावरफुल थी कि ये आराम से 1 स्टार का एंशिएंट गॉड ये क्लैन का नाम है, कोई गॉड वगैरह नहीं। उस लेवल पे वांगलिंग आराम से था और वांगलिंग जो ओरिजिनल बॉडी का ब्लड था उसे भी वापस करता है, तो उस बॉडी का किलिंग इंटेंट और बढ़ने लगता है और बाल भी इसके सफ़ेद के बजाय लाल होने लगते हैं। ये टासिन के जैसा दिखता है एंशिएंट गॉड में जहाँ पर ये मिला था उससे। और ओरिजिनल बॉडी की आंखें भी अब एकदम लाल थी, इंसान तो लग भी नहीं रहा था ये, मानो एक एंशिएंट डेमन हो। अब वांगलिंग जो इसे ली मुआन ने पिल्स दिए थे उन्हें बाहर निकालता है और ओरिजिनल बॉडी को खिलाने लगता है। ओरिजिनल बॉडी समय के साथ मेटल के जैसे होने लगती है और इसकी बॉडी के आसपास एक कोकून सा बन जाता है, यानी लेयर। 13 दिनों बाद इसमें क्रैक आता है, जैसे मधुमक्खियां बाहर निकलती कुछ वैसा। और वांगलिंग के जो सर पे 2 तारे के जैसे दिख रहे थे। इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी अब एंशिएंट गॉड के सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच चुकी थी। अब इसका जो अवतार था वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है और ओरिजिनल बॉडी के वो जो आईब्रोज थे उसके अंदर भेज देता है। और वांगलिंग अब इतना ज़्यादा स्ट्रांग था इसका ओरिजिनल बॉडी कि एक स्वॉर्ड भी इसे भेद नहीं पा रहा था। अब थोड़े समय के बाद ये ओरिजिनल बॉडी यहाँ से मानो गायब सी हो जाती है, जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि वांगलिंग इसने एंशिएंट गॉड की मेमोरीज में देखा था कि जब कोई नया एंशिएंट गॉड बनता है तो पहले उसे हार्ट के एकदम कोर पे जाना पड़ता है प्लेनेट के, ताकि वहाँ से ऑरा एब्जॉर्ब कर सके। और ये काफ़ी नीचे जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, पर इसे फर्क नहीं पड़ता है। सुजाको प्लेनेट के अभी भी ये सेंटर में नहीं पहुंचा था, लेकिन जो सेंटर है उसका 1/6वां हिस्सा ये ट्रैवल कर चुका था और उससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। और यहीं पर यह कल्टीवेट करने लगता है। प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी और ज़्यादा टेम्पर्ड होगी, स्ट्रांग होगी। और वांगलिंग को पता था कि एंशिएंट गॉड 2C के बाद अब कोई एंशिएंट गॉड जिंदा भी नहीं है, तो इसे आगे कोई गाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ये इस पर ज़्यादा फोकस करता है। और वांगलिंग चाहता भी नहीं था किसी को पता चले, नहीं तो क्या पता इस पर भी कोई अटैक करने लगे, क्योंकि एंशिएंट गॉड अगर मारे गए हैं तो कोई ना कोई तो इसके पीछे होगा ही, पावरफुल ही होगा। तो इसकी ओरिजिनल बॉडी जा चुकी थी और अवतार अब बस इस केव में फंसता है और फिलहाल ये सोल फॉर्मेशन में लग जाता है। अब इसका जो लाइफ और डेथ डोमेन था ये फैलना शुरू करता है और धीरे धीरे जाओ कंट्री को कवर करने लगता है। मॉर्टल्स को तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, पर जो कल्टिवेटर्स थे, नासेंट सोल वगैरह, उन्हें थोड़ा सा पता चलता है और वो थोड़ा पैनिक भी करते हैं और बहुत सारे सेक्ट चेक करने लगते हैं कि भाई कौन है ये। लोकेशन इन्हें पता नहीं चलता है, पर समय के साथ फांगलिंग की ओरा इन्हें भी शांत कर देती है, मतलब अब कोई पैनिक नहीं करता है। पर समय के साथ नासेंट सोल कल्टिवेटर्स लोकेशन फील करने लगते हैं कि ये जो ऑरा है ये जुआनडाओ सेक्ट से आ रहा है। तो जुआनडाओ सेक्ट के बहुत सारे लोग अपने इस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। इन्हें बस इतना पता था कोई तो है जो कि सोल फॉर्मेशन पे एंटर कर रहा है और इनके मन में एक ही क्वेश्चन था कि भाई कौन है और हमारे जगह पे क्यों कल्टीवेट कर रहा है।
क्या ये जाओ का ही है या कहीं और का। पर कुछ लोग एक्साइटेड भी थे कि चलो फाइनली हमारे जाओ कंट्री में सोल फॉर्मेशन लेवल का बंदा। इधर वांगलिंग की बॉडी से रेनबो लाइट बाहर निकल रही थी और वांगलिंग के आईब्रोज के बीच से इसका नासेंट सोल इस समय बाहर निकलता है। और जो ऑरा थी आसपास ये वांगलिंग के आसपास इकट्ठा होने लगती है, मतलब पूरे जाओ की। और लोग एक ब्लैक होल के समान उस एरिया में देख सकते थे जो कि मानो नेचर की ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था। वांगलिंग इस समय अपने नासेंट सोल की तरफ देखता है और ऐसा स्पेस इसने एंसेंट गॉड के भी मेमोरी में देखा था, क्योंकि इस समय इसका नासेंट सोल अब चेंज हो रहा था और उसके लिए अच्छा खासा स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगता है। और इस समय वांगलिंग एक तरह से डोमेन को यूज कर रहा था ताकि और ज्यादा ऑरा ये एब्जॉर्ब कर सके। अब इसका नासेंट सोल भी अलग अलग लाइट्स के साथ चमकने लगता है और आसपास का पूरा माउंटेन अब चमकने लगा था। अब इसका जो नासेंट सोल था इसके सर के ऊपर और ऊपर जाने लगता है। पर वांगलिंग इस समय पूरी तरह से अपने लाइफ और डेथ डोमेन में फोकस था, हेवेंस के ऑरा को फील कर रहा था। अब इस समय इसका नासेंट सोल इतना ऊपर चला जाता है कि आसपास के लोग भी देख सकते थे कि एक बंदा है जो कि बैठा हुआ है, जो कि इसका नासेंट सोल था और उसके आसपास 7 कलर की लाइट चमक रही है। अब वांगलिंग का जो नासेंट सोल था अलग अलग सील्स बनाता है जैसा कि वांगलिंग बनाता है। वांगलिंग का नासेंट सोल अब एकदम इसके आर पार देखा जा सकता था और अभी गायब होने लगता है। पर तभी अचानक से स्पेस से मानो एक ऑरा आती है जो कि इसका नासेंट सोल को फिर से एकदम सॉलिड फॉर्म में बदल देती है। और इसका नासेंट सोल अब बड़ा होना शुरू होता है और एक इंसान के जैसा, जितना इंसान बड़ा होता है उतना बड़ा हो जाता है। और नासेंट सोल अब वांगलिंग का अपनी आंखें खोलता है, पर इसके अंदर इमोशंस नहीं थे। और वांगलिंग का ये जो नासेंट सोल था अब इसका मेन सोल बन सकता है या बन चुका है, ऐसा रूल है कुछ। यानी कि नॉर्मली हमारा सोल नेचर के पावर को यूज नहीं कर सकता, पर अब जब कोई बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है सोल फॉर्मेशन पे, तो वो यूज कर सकता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।